Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस की जनता को संबोधित किया। इस भाषण की खास बात यह थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद शायद ही पहले कभी मैक्रो रूस को लेकर इतना बेचैन, परेशान और आक्रामक दिखे। मैक्रो के निशाने पर रूस था, तो अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आड़े हाथों लिया, तो राष्ट्रपति पुतिन पर भड़ास निकाली। टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में वो यूक्रेन युद्ध और यूक्रेन की मदद से पीछे हटने को लेकर अमेरिका पर बोलते नजर आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के पीछे हटने के बाद फ्रांस उनकी पोजीशन लेगा, यानी यूरोप में जंग नहीं थमेगी, रूस को यूक्रेन के बाद अगली टक्कर फ्रांस से मिलेगी। दरअसल तेवर यही थे और आजकल यही है मैक्रो के। खैर, मैक्रो ने जो भी कहा उसने दुनिया का ध्यान खींचा। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस और यूरोप को रूस से खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस आक्रामकता की कोई सीमा नहीं है और ये केवल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगी। Mais compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. फ्रांसीसी राष्ट्रपति का रूस पर जुबानी हमला यूरोप में नई अशांति और अस्थिरता की तरफ इशारा कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जो रूस इस समय अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन से शांति समझौते की तरफ बढ़ रहा है, वो अचानक फ्रांस के लिए कैसे खतरा बन सकता है। क्या ये फ्रांस की नई रणनीति है कि वो अमेरिका के पीछे हटने के बाद खुद को यूरोप में सबसे बड़ा आका के तौर पर स्थापित करना चाहता है? पहले आपको बताते हैं कि मैक्रो ने अमेरिका के बदले हुए रवैये पर क्या कहा। मैक्रो ने कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, ताकि यदि अमेरिका पीछे हटे तो महाद्वीप के देश स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। Semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. C'est ainsi un plan pour une paix solide, durable, vérifiable, que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. अब बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, मैक्रो ने परमाणु हमले तक की बात कर डाली। दरअसल फ्रांस यूरोपीय संघ का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। मैक्रो ने वो यूरोप को रूसी खतरों से बचाने के लिए फ्रांस की परमाणु परिशोध क्षमता के उपयोग पर यूरोपीय सहयोगियों से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप की सुरक्षा को लेकर रूसी खतरे को देखते हुए फ्रांस अपने परमाणु हथियारों से यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस की ओर से यूक्रेन और यूरोप की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी। आपको बता दें कि परमाणु प्रतिरोध सिद्धांत कहता है कि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से परमाणु हमला, क्योंकि जवाबी परमाणु हमले की आशंका भी बहुत ज्यादा होती है। Ce que j'ai proposé, c'est d'ouvrir une conversation stratégique avec les États membres qui étaient intéressés à justement avancer sur ce sujet. Plusieurs de mes collègues sont venus me voir et donc maintenant on va ouvrir une phase où nos techniciens vont échanger. On va regarder exactement, on va ouvrir un dialogue à la fois stratégique et technique et se suivront des échanges au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour regarder d'ici la fin du semestre s'il y a des coopérations nouvelles qui peuvent voir le jour. फ्रांस ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने घोषणा की कि उनका देश यूरोप की सुरक्षा के लिए अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के जरिए तैयार है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की परमाणु शक्ति न केवल राष्ट्रीय रक्षा के लिए बल्कि पूरे यूरोप की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों के साथ रणनीतिक चर्चा शुरू करने की योजना बनाई है। Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen.
Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République. आपको बता दें कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन दो प्रमुख परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। फ्रांस की परमाणु रणनीति समुद्री और हवाई दोनों माध्यमों पर आधारित है। फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान और परमाणु सक्षम पनडुब्बियां किसी भी इमरजेंसी में हमले के लिए तैयार रहती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार फ्रांस के पास लगभग 290 परमाणु हथियार हैं, जबकि ब्रिटेन के पास करीब 225 है। जबकि वहीं दुनिया के कुल परमाणु हथियार को लगभग 88% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। ऐसे में मैक्रो ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के नाम पर यूरोप में असल में मैक्रो कौन सा ट्रम्प कार्ड खेलने वाले हैं। बहरहाल मैक्रो ने ट्रम्प के टैरिफ प्लान पर भी निशाना साधा और कहा कि चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के बाद अब यूरोपीय संघ को भी ऐसे ही फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले न केवल यूरोप बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक साबित होंगे। मैक्रो के भाषण से साफ हो गया है कि वो यूक्रेन की आड़ में फ्रांस को तीसरी शक्ति या फिर यूरोपियन यूनियन को तीसरे पावर सेंटर के तौर पर बनाना चाहते हैं, जिसका अगुवा वो खुद बनना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो यूक्रेन को सारी खुफिया जानकारी मुहैया नहीं कराते जो अमेरिका ने बंद की। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के साथ खुफिया सूचना साझा करने पर रोक लगाने के बाद ही फ्रांस ने यूक्रेन को हर खुफिया सैन्य जानकारी मुहैया कराना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन पर रोक के बाद यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के समर्थन में अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी। बहरहाल फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका से यूरोप के रिश्ते अच्छे दौर में नहीं है। Semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. C'est ainsi un plan pour une paix solide, durable, vérifiable, que nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया समय में यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मामलों पर यूरोप से नाराजगी जताई है और नेटो से बाहर होने के संकेत दिए हैं। ऐसे में फ्रांस एक नई भूमिका निभाने के मूड में आ चुका है।